वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये जो हमारा पूरा सीरीज़ है जिसमें हम 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे इंडियन हिस्ट्री के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ आपके समीक्षा अधिकारी के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए भी। सो अगर आप लोग प्रयासरत हैं इन परीक्षाओं के लिए तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि आज और अभी इस सीरीज़ से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए। जो क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्प्ले होंगे स्क्रीन पर, हर एक क्वेश्चन को खुद से लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। अच्छा, अगर आप में से कोई इस पीडीएफ को परचेस करना चाहें तो उसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कॉन्टैक्ट नंबर्स पर बात करनी होगी। वो ऑफिशियल नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे, वहाँ पर नंबर्स दिए हुए, किसी भी नंबर पर आप कॉल करके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बात कर सकते हैं और वो आपको बताएंगे कितना इसका फीस रहेगा और क्या प्रोसेस है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि 1928 में जो ये साइमन कमीशन था ये भारत किस उद्देश्य से आया था, इसका एम क्या था। What was the aim of Simon Commission? So साइमन कमीशन की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर हिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए हिस्ट्री मतलब साइमन कमीशन की हिस्ट्री, बाकी तो हिस्ट्री के क्वेश्चन हम कर ही रहे हैं। सो साइमन कमीशन ये इसको एग्जैक्टली आना कब था, इसको आना था आपका 1929 में, ठीक है। 1929 में आना था क्योंकि जब मॉन्टगेव चेम्सफोर्ड सुधार जो आए थे आपके 1919 में, उसके 10 साल के बाद का टाइम था। मतलब 10 साल बाद जो है उसको पूरा रिव्यू किया जाना था कि ये जो संवैधानिक सुधार किए गए मॉन्टगेव चेम्सफोर्ड के थ्रू, इन अधिनियम के थ्रू, तो क्या वो व्यवहारिक हैं, मतलब उनसे कुछ फ़र्क पड़ा है, चीज़ें सुधरी हैं कि नहीं सुधरी हैं। बट वहाँ पर क्या हुआ, ब्रिटेन में कंजर्वेटिव सरकार जो है वो आ गई। अब उसने ये बोला कि भाई समीक्षा जो इसकी 2 साल बाद होनी है सो वो अब अभी कर लेते हैं। मतलब नवंबर 1927 में ये जो आपका पूरा कमीशन था, आयोग था, इसको गठित करा गया जॉन साइमन की अध्यक्षता में। इसी को वाइट कमीशन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे इसके अंदर अंग्रेज थे। टोटल 7 मेंबर्स थे और सारे ब्रिटिश थे, मतलब कोई भी इसमें इंडियन था ही नहीं, ठीक है। सो अब ये जो साइमन कमीशन था हिंदुस्तान कब पहुंचा है, तो हिंदुस्तान पहुंचा है आपका 3 फरवरी 1928 में बम्बई। सो इस तरीके से यहाँ पर ये जो आया था पूरा किस लिए, प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन सा एक सदस्य उदारवादी दल का था। अब कौन सा इसमें उदारवादी दल का था ये आपको बताना है। अब इसमें आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, सर जॉन साइमन थे ये, या फिर ये मेजर एटली थे, या फिर इनका नाम स्टीफन वॉल्स था, या फिर इसका नाम जो था आपका स्काउट बर्नहम था। कौन थे जो कि आपके इसमें उदारवादी दल से थे, यानी कि उदारवादी दल मतलब कि जो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, लिबरल पार्टी की। सो लिबरल पार्टी का मेंबर इसके अंदर कौन था, तो वो थे इसके अध्यक्ष यानी कि सर जॉन साइमन। ये जो थे साइमन कमीशन के अध्यक्ष भी थे और ये आपके लिबरल पार्टी के मेंबर थे। और इंडिया को जब फ्री करा गया है, जब स्वतंत्रता हमें मिली है 1947 में, उस टाइम पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली जो थे वो इस कमीशन में श्रमिक दल यानी कि लेबर पार्टी के सदस्य थे। तो यहाँ पर अगर इटली की बात करें तो ये आपके लेबर पार्टी के मेंबर थे। सर जॉन साइमन की बात करें तो ये आपके लिबरल पार्टी के थे। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं।
इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। अब ये लॉर्ड रीडिंग थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, सर जॉन साइमन थे या फिर लॉर्ड इरविन। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि लॉर्ड इरविन। इन्होंने ये सजेशन दिया था कि इंडियंस को जो है इस कमीशन से बाहर रखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक कथन दे रखा है और एक यहाँ पर कारण दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर सही है, क्या जो कारण है वो कथन को सही एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, या फिर दोनों सही स्टेटमेंट ही नहीं है, क्या कुछ है। सो एक बार यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले कथन की बात करते हैं कि कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि साइमन आयोग में कितने सदस्य भारतीय नहीं थे, मतलब इसके अंदर एक भी सदस्य इंडियन नहीं था, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और यही रीज़न था इसकी वजह से कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। सो ऑप्शन ए यानी कि जो आपका असर्शन है और जो रीज़न है दोनों सही हैं और वो सही तरीके से उसकी व्याख्या कर रहे हैं यानी कि एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है। पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि इसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। सो पहले की बात करें तो बिल्कुल सही बात है, अभी हमने इसको पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया है। दूसरा, इसके अध्यक्ष जो थे वो सर जॉन साइमन थे, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरा, उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। चौथा, भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ पर हमारे ये चारों के चारों स्टेटमेंट कैसे हैं, करेक्ट हैं। ठीक है, तो ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन डी यानी कि उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है लाला लाजपत राय ये घायल हुए थे, कब घायल हुए थे। ये साइमन कमीशन के विरोध में जो लाठीचार्ज हुआ था उस ड्यूरेशन में ये घायल हुए थे, या फिर रॉलेट एक्ट के विरोध में जो लाठीचार्ज हुआ उसमें घायल हुए थे। मुझे लगता है ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है कि ये तो साइमन कमीशन का जब लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे उस दौरान लाठीचार्ज हुआ था जिसमें वो घायल हुए थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आईएनसी की तो दिसंबर 1927 में 1927 में मद्रास में एक अधिवेशन हुआ, उसमें साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया गया था। तो ये सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको याद रखिएगा। आईएनसी का सेशन हुआ दिसंबर 1927 में, कहाँ पर हुआ, मद्रास में। ठीक है, और इसमें ये डिसाइड करा गया साइमन कमीशन का हमें विरोध करना है। 3 फरवरी 1928 अगली डेट, ये भी याद रखनी है। इस डेट को क्या हुआ था, साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था। ठीक है, और वहाँ पर जो था उसका विरोध किया गया, देशव्यापी हड़ताल हुई थी और हर जगह एक ही नारा गूंज रहा था कि साइमन कमीशन वापस जाओ। और ये मुझे लगता है आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा। और इसी ड्यूरेशन में जब ये विरोध प्रदर्शन चल रहा था उस टाइम पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और इसमें लाला लाजपत राय पर भी लाठीचार्ज किया गया था और इसी की वजह से बाद में उनकी डेथ भी हुई थी। और उन्होंने मरने से पहले एक चीज़ कही थी कि मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। और ये मुझे लगता है ऐसा स्टेटमेंट है जो हर किसी के रोंगटे भी खड़े कर सकता है। और जितना कुछ आपने आज तक देखा सुना पढ़ा होगा इतिहास में या फिर जो कोई मूवी अगर आपने देखी होगी 100% आपके सामने आ चुकी होगी वो चीज़। मतलब आप चाहें तब भी आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था और बाद में जाकर ये चीज़ सही भी साबित हुई थी। सो अगले क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी। अब ये राजगोपालाचारी और सरदार पटेल हैं, ये पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत हैं, ये सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर हैं, या फिर जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर। ये दोनों ही उस समिति में शामिल थे जिसके अध्यक्ष कौन थे आपके, मोतीलाल नेहरू, जिसको हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मतलब इस समिति ने जो रिपोर्ट तैयार करी थी वो नेहरू रिपोर्ट थी जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और उसमें ये दोनों लोग भी मेंबर थे और यहीं से बात शुरू हुई थी किसकी, स्वराज की मांग की। ठीक है, चलो मतलब इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित है। मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का जो गठन किया गया उसमें कौन कौन यहाँ पर सम्मिलित थे। अब इसमें सबसे पहला जो नाम है वो है आपका पंडित नेहरू का और दूसरा नाम यहाँ पर जो है वो है आपका सुभाष चंद्र बोस का। इन दोनों ने मिलकर 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग इसका गठन किया था।
कब हुआ था 1928, ये साल एज इट इज़ याद रखना है। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। और इस लीग का उद्देश्य क्या था कि डोमिनियन स्टेटस से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को जो है मुखर करना। इंडिपेंडेंस लीग ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध प्रगतिशील शक्तियों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलो आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? अब ये 1927 में, 28 में, 29 में या फिर 30 में? तो सही आंसर 1929 में रखा गया था ये। और एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो 28 मार्च 1929 को रखा गया था। इसमें दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट जो 1928 की थी उसके विरोध स्वरूप 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। और नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त रूप से चुनाव कराने की जो बात कही गई थी, जबकि उसमें चुनाव क्षेत्र की मांग की गई थी। ठीक है, मतलब इसमें चुनाव क्षेत्र की मांग की गई थी। चलो इसके बाद नेक्स्ट जो है आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ये किसने उठाई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना हसरत मोहानी ने, दादा भाई नौरोजी ने या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि मौलाना हसरत मोहानी। इन्होंने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी। सो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को अब यहाँ पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वाला वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आप लोगों के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।